तो ये कहानी है तकाओ की, जिसका आईक्यू 200 से भी ज्यादा है। और तकाओ एक डॉक्टर है, लेकिन डॉक्टर होने के अलावा वो एक डिटेक्टिव का भी काम करती है, यानी मर्डर मिस्ट्रीज को सॉल्व करती है। तो चलो साथ में मिलकर तकाओ के साथ खूनी रहस्यों का पर्दाफाश करते हैं। हमारी इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपना कुछ काम कर रही है, और ये लड़की एक साथ तीन कंप्यूटर्स पर काम कर रही है। ये लड़की बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है और यही हमारी इस कहानी की मेन कैरेक्टर भी है। इसका नाम तकाओ है। जिसके बाद हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, और इस हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि एक माँ अपने बच्चे का इलाज करवाने के लिए उसे यहाँ पर लेकर आई है। वो इन कर्मचारियों को बताती है कि उसके बेटे ने अचानक ही उल्टियाँ करना शुरू कर दिया और फिर उसका सिर दर्द भी करने लगा, जिसके बाद उसकी बॉडी में भी दर्द होना शुरू हो गया। मैंने कई जगहों पर अपने बच्चे का इलाज करवाया, लेकिन कोई भी डॉक्टर ये पता नहीं लगा पाया कि आखिर इसे हुआ क्या है। ये लड़का, जिसका नाम यू है, वो इस बच्चे की माँ से थोड़ा आराम करने को कहता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान होती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू अपनी कुर्सी पर आकर बैठ जाता है। ये लड़की उससे कहती है कि उस बच्चे का सिर दर्द होना, उसे उल्टी आना और बदन दर्द करना, ये सभी कितने अलग अलग सिम्टम्स हैं। कहीं उसे ल्यूपस तो नहीं है? यू कहता है अगर इस बच्चे को वो बीमारी होती तो दूसरे डॉक्टर्स को ये पता चल जाता, लेकिन इतने सारे सिम्टम्स को देखकर लगता है कि ये कोई रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। जिसके बाद यू उस बच्चे की रिपोर्ट्स को चेक करता है, और उस बच्चे की सभी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल होती हैं। तो फिर आखिर क्यों उस बच्चे को इतना दर्द हो रहा है? दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो लड़की, जो कि हमारी मेन कैरेक्टर है, वो अभी भी अपनी रिसर्च कर रही है। और दूसरी ओर ये दोनों एक और पेशेंट के पास आते हैं जिसका पेट बहुत दर्द कर रहा है। तभी माई नाम की ये लड़की उस आदमी से पूछती है कि क्या उसने पिछले कुछ दिनों में कुछ बहुत ही अजीब खाया है। वो आदमी कहता है नहीं। जिसके बाद यू उस आदमी को एग्जामाइन करना शुरू कर देता है। दूसरी ओर हमारी मेन कैरेक्टर काफी घंटों की रिसर्च के बाद अपने खुफिया कमरे से बाहर जाने लगती है, और यहाँ पर यू उस आदमी की रिपोर्ट्स को एनालाइज कर रहा है। लेकिन ऐसा करने से भी उसे कुछ पता नहीं चलता, जिस वजह से उसे लगता है कि अब इन्हें उस आदमी का सीटी स्कैन करना पड़ेगा। लेकिन तभी माई कहती है कि डॉक्टर यू, आप तो इन्वेस्टिगेटिव पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के हो, है ना? तो आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम क्यों कर रहे हो? यू बताता है कि असल में वो एक हेल्पर है, और क्योंकि इमरजेंसी डिपार्टमेंट के सभी लोग बहुत ज्यादा बिजी थे, इसीलिए उसकी बॉस ने उसे यहाँ मदद के लिए भेजा। जो सुन माई कहती है कि आपकी बॉस तो वो एक हाई स्कूल लड़की की तरह दिखने वाली बहुत ही प्यारी डॉक्टर है ना? जो सुन यू कहता है कि उसके सामने ये कभी मत कहना, क्योंकि इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है। एंड अगले ही पल में हम देखते हैं कि हमारी मेन कैरेक्टर डॉक्टर तकाओ वहीं आ जाती हैं, और वो यहाँ यू को लेने के लिए आई हैं, क्योंकि यू की शिफ्ट 19 मिनट 24 सेकंड में पूरी हो जाएगी। तभी माई पूछती है क्या आप ही वो फेमस डॉक्टर तकाओ हैं? मैं एक फर्स्ट ईयर रेजिडेंट हूँ और मेरा नाम कोनोइके माई है। और वैसे जो डॉक्टर तकाओ हैं वो यू को कोतोरी कहकर बुला रही थी, और इसीलिए माई पूछती भी है कि आप डॉक्टर यू को कोतोरी कहकर क्यों बुला रही थी। सो डॉक्टर तकाओ बताती हैं कि डॉक्टर यू का जो नाम है वो एक छोटी चिड़िया को रिप्रेजेंट करता है, और छोटी चिड़िया को जापानी भाषा में कोतोरी कहते हैं। जो सुन माई कहती है डॉक्टर यू, आप इतने बड़े हो लेकिन आपके नाम का मतलब छोटी चिड़िया है, क्या मैं भी आपको डॉक्टर कोतोरी बुला सकती हूँ? यू कहता है बिल्कुल नहीं। तभी तकाओ कहती है बकवास करना बंद करो, तुम्हारे पास बस 18 मिनट और 28 सेकंड बचे हैं। तभी यू बताता है कि उसका काम यहाँ अभी भी बाकी है। 2 पेशेंट्स की रिपोर्ट समझ नहीं आ रही है, और क्योंकि मैंने उन पेशेंट्स को एग्जामाइन किया है तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनकी बीमारी का पता लगाऊं। यू की ये बात सुन हम देखते हैं कि डॉक्टर तकाओ खुद उन दोनों पेशेंट्स की रिपोर्ट्स को चेक करने लगती हैं। तभी माई कहती है आप दोनों को देखकर लगता है कि आप दोनों काफी क्लोज हो। लेकिन अगले ही पल में तकाओ वहाँ से उठकर जाने लगती है, और वो सीधा आती है उस बीमार बच्चे के पास, और वो सीधा आकर उस बच्चे को एग्जामाइन करने लगती है। उस बच्चे की माँ पूछती है कि ये लड़की कौन है? यू बताता है कि ये इन्वेस्टिगेटिव पैथोलॉजी डिपार्टमेंट की डायरेक्टर हैं, डॉक्टर तकाओ। और तभी तकाओ कहती है इस बच्चे को हाइपर विटामिनोसिस ए हुआ है, जिसमें सिर दर्द होना, उल्टी होना, बदन दर्द होना, ऐसे ही काफी सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। विटामिन ए द्रव में अत्यंत घुलनशील होता है। अगर इसकी मात्रा आपकी बॉडी में ज्यादा हो जाती है तब आपकी पूरी बॉडी में दर्द होने लगता है, साथ ही त्वचा और होंठ भी नीले पड़ जाते हैं।
और उन्हीं की वजह से सिर दर्द, बदन दर्द और उल्टियां आती हैं। और ऐसा हुआ है क्योंकि ये मोहतरमा अपने बच्चे को ब्लूबेरीज स्नैक्स और विटामिन ए के सप्लीमेंट्स खिला रही थी, क्योंकि इस बच्चे की आंखें कमजोर थीं और विटामिन ए से आपकी आंखें तेज होती हैं। लेकिन जैसा इन्होंने सोचा था वैसा नहीं हुआ, क्योंकि इस बच्चे की बॉडी में विटामिन ए की मात्रा बहुत ज्यादा हो चुकी थी और इसी वजह से ये बच्चा बीमार पड़ गया। तकाओ कहती है कि आपको अपने बच्चे को एक सही मात्रा में ही विटामिन ए खिलाना चाहिए। ज्यादा खिलाने से इसकी आंखें तो ठीक नहीं होंगी, बल्कि ये इसी तरह से हमेशा बीमार पड़ता रहेगा। और ये सब बताने के बाद तकाओ वहाँ से चली जाती है और इसके बाद वो सीधी आती है इस दूसरे पेशेंट के पास जिसका पेट दर्द कर रहा है। उस आदमी का बैग देख तकाओ कहती है, क्या आज आपने कोई मछली खाई थी? वो आदमी कहता है, हाँ, सार्डाइन फिश। जो सुन तकाओ समझ जाती है कि इस आदमी को एनीसाकियासिस हुआ है, यानी कि इसके पेट में उस मछली के जरिए कोई पैरासाइट आ गया है। इसीलिए तकाओ एक ऐसे डॉक्टर को बुलाने को कहती है जो इसके पेट का सही से इलाज करे। लेकिन तभी माई पूछती है, आपको पता कैसे चला कि इसे एनीसाकियासिस हुआ है? वो कहती है, इसके सिम्टम्स और मेरी ऑब्जर्वेशन के जरिए इसके चेहरे के आधे सांवले रंग को देखकर मैं समझ गई कि ये आदमी बाहर काम करने की वजह से धूप से बचने के लिए टोपी लगाता है, और क्योंकि इस आदमी को चलने के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ती है तो इसका मतलब ये है कि ये काफी उम्रदराज है, तो इतना बूढ़ा आदमी कोई काम तो नहीं कर पाएगा। इसीलिए मुझे लगा कि ये आदमी मछली पकड़ने के लिए धूप में बहुत देर तक बैठा रहता होगा। साथ ही मैंने ये भी नोटिस किया कि इस आदमी के हाथ पर उंगली के पास इसे थोड़ी चोट आई है, और ऐसी चोटें अक्सर मछली में फंसे हुए कांटे को निकालते वक्त लग जाती हैं। ये आदमी भूखा था, इसने जैसे ही मछली पकड़ी और उसे खा लिया, और उसी मछली के जरिए कोई पैरासाइट इसके पेट में पहुंच गया और इसी वजह से इसके पेट में दर्द होने लगा। और ये सब सुन माई तकाओ से इम्प्रेस हो जाती है कि वो कितनी स्मार्ट है। और फिर जैसे ही वहाँ पर यू आता है, डॉक्टर तकाओ कहती है, तो अब हम अपने डेली टाइम के अकॉर्डिंग ही अपना स्टडी सेशन कर सकते हैं। तभी माई कहती है, क्या मैं भी आपके साथ इस स्टडी सेशन को ज्वाइन कर सकती हूँ? तकाओ कहती है, हाँ क्यों नहीं। लेकिन इसके बाद तकाओ बताती है कि उसका ये स्टडी सेशन जुरासिक पार्क पर होने वाला है, और उसकी ये बात सुन माई बहुत हैरान हो जाती है। जिसके बाद तकाओ बताती है कि कोतोरी ने एक डायगोनोस्टिशियन होने के बावजूद भी अब तक इस टीरेनोसोरस के बोन स्ट्रक्चर को नहीं देखा है, और ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं अपने चेले को सब कुछ सिखाऊं। लेकिन तभी कोतोरी को एक कॉल आता है, इनके लिए एक इमरजेंसी पेशेंट आया है। वो एक 20 साल का लड़का है और इन्हें रिपोर्ट मिली थी कि कंस्ट्रक्शन साइट के पास कोई आदमी बेहोश पड़ा है। और जब हम वहां पहुंचे तब हमने देखा कि उस लड़के का एक पैर कटा हुआ है। इस वक्त हम लोग उसे सीपीआर के जरिए होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो जान यूं कहता है, पेशेंट के यहाँ आते ही हम अपना काम शुरू कर देंगे। पैर कटने की वजह से उसका काफी खून बहा होगा, इसीलिए खून का इंतजाम करो। लेकिन तभी तकाओ आकर पूछती है कि कोतोरी, हमारे स्टडी सेशन का क्या? वो कहता है कि एक इमरजेंसी पेशेंट आया है, मुझे उसे एग्जामाइन करना होगा। स्टडी सेशन तो हम बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन ये सुन तकाओ मुंह फुला लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस पेशेंट को एम्बुलेंस से निकालकर हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जाने लगता है। कोतोरी यहाँ नोटिस करता है कि उस लड़के के पैर के पास नीला रंग डला हुआ है, और इसके बाद हम देखते हैं कि उस लड़के को ऑपरेशन रूम तक लाया जाता है, और जैसे ही उसके ऊपर से कपड़ा हटाया जाता है, सभी लोग उस लड़के का जख्म देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसके पैर को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे किसी जानवर ने अपने जबड़ों के जरिए उखाड़ा हो। जिसके बाद उस लड़के के मुंह से सीपीआर का ट्यूब हटाते हैं। लेकिन जब कोतोरी उस आदमी को सही से देखता है और फिर उसकी आंखें चेक करता है, तब पता चलता है कि ये लड़का मर चुका है, जिस वजह से कोतोरी को दुख होता है। और इसके बाद वो कहता है कि इस लड़के की जान जा चुकी है, इसके आगे पुलिस सब संभालेगी। लेकिन तभी एक नर्स इन्हें कुछ बताती है, और अचानक चौंकने की वजह से एक खून से भरा इंजेक्शन नीचे गिर जाता है, और हम देखते हैं कि उस इंजेक्शन में भरे खून का रंग नीला होता है। और तभी यह आदमी कहता है, मैंने आपको फोन पर बताने की कोशिश की थी कि इस लड़के के खून का रंग नीला है। तभी उस जगह पर ताकाओ आ जाती है। वो आते ही कहती है, नीला खून, और पैर के जख्म को देखकर लगता है कि इसके पैर को किसी जानवर ने काटा है, और उस जानवर का जबड़ा बहुत ही बड़ा रहा होगा। और तभी कोतोरी थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि यहाँ ताकाओ मुस्कुरा रही थी। एक आदमी जिसके खून का रंग नीला है और उसके पैर को किसी बड़े जानवर ने अपने पहने दांतों से काटा है,
ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस ऑपरेशन रूम में पुलिस आकर वहां पर इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देती है। और यहाँ तकाओ एक पुलिस ऑफिसर से कहती है, अगर तुम मुझे थोड़ी जानकारी दो तब मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। पुलिस ऑफिसर कहता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम नहीं जानते कि ये कोई एक्सीडेंट है या खून। हमें इस वक्त काफी कुछ पता लगाना है, इसीलिए प्लीज हमारे काम में दखलंदाजी मत करना। वैसे ये आदमी है डिटेक्टिव रिविया नारुसे। वहीं दूसरी ओर हमें पता चलता है कि ताकाओ का डिपार्टमेंट पुलिस की मदद करता है ऐसे ही केसेस को सुलझाने में। जिसके बाद हम देखते हैं कि ताकाओ, कोतोरी और माई टेरेस पर आते हैं और यहाँ पर माई को देखने को मिलता है ताकाओ का इन्वेस्टिगेटिव पैथोलॉजी डिपार्टमेंट मेडिकल ऑफिस, साथ ही ताकाओ का घर भी। और ताकाओ के घर के अंदर हम देखते हैं कि उसकी हालत कैसी है। यहाँ पर सिर्फ काम का सामान है। कोतोरी कहता है, जैसे चुड़ैलों के अपने घर हुआ करते थे जिनमें वो अपना काम का सारा सामान रखती थी, ताकाओ भी वैसी ही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहीं बैठकर ताकाओ अपनी रिसर्च करने लगती है। वो देख रही है कि कहीं कोई बड़ा सा जानवर जंगल से शहर में तो नहीं आ गया, जैसे शेर या मगरमच्छ। वो यहाँ जानने की कोशिश कर रही है कि उस लड़के की मौत कैसे हुई थी। कोतोरी कहता है कि उसे ये काम पुलिस पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो कहती है कि उस पेशेंट की जिम्मेदारी तुमने ली थी और तुम मेरे चेले हो, तो इनडायरेक्टली उस पेशेंट की जिम्मेदारी मुझ पर थी और अब मैं पता लगा रही हूँ कि मेरे पेशेंट के साथ आखिर हुआ क्या था। कोतोरी कहता है, तुम बस जानना चाहती हो कि उस आदमी के साथ हुआ क्या है ना? ताकाओ की आंखों में हम देख सकते हैं कि वो सच जानने के लिए कितनी उत्सुक है। वो जानना चाहती है कि उस लड़के का खून नीला क्यों था और वो कौन सा इतना बड़ा जानवर था जिसने उस लड़के के पैर को उखाड़ दिया। लेकिन तभी ताकाओ को किसी का कॉल आता है, लेकिन फोन पर बात करते ही ताकाओ थोड़ी सीरियस हो जाती है। जिसके बाद हमें मेडिकल डायरेक्टर का रूम दिखाया जाता है, जो कि ताकाओ के अंकल हैं और उन्हीं ने ताकाओ को बुलाया है उसी पेशेंट के ऊपर बात करने के लिए जिसकी मौत 2 घंटे पहले हुई। और वो ताकाओ से कहते हैं कि वो इस केस में इन्वॉल्व ना हो, भले से ही उसका इन्वेस्टिगेटिव पैथोलॉजी डिपार्टमेंट पेशेंट्स के एग्जामाइनिंग केसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ताकाओ कहती है कि वो सच जानना चाहती है। उसके अंकल कहते हैं कि तुम एक फिजिशियन हो, ना कि कोई डिटेक्टिव, और तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। और ये बातचीत अब यहीं खत्म होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ताकाओ बाहर आकर गुस्से में दीवार में लाते मारने लगती है और इसके बाद वो कोतोरी से कहती है, कल रात तुम फ्री हो ना, मैं इस केस को सॉल्व करूंगी। जिसके बाद ना चाहते हुए भी कोतोरी को ताकाओ के साथ जाने के लिए हाँ कहना पड़ता है, वरना वो उसे वहीं कूट देती। जिसके बाद अगली रात, और यहाँ हम ताकाओ और कोतोरी को एक कार में देखते हैं। बेचारे कोतोरी की रात खराब हो गई और ताकाओ तो मस्त आराम से कुकीज खा रही है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जहाँ पर वो लड़का पुलिस को जख्मी मिला था, वहाँ पर पुलिस अभी भी निगरानी कर रही है। कोतोरी वहीं से धीरे से अपनी कार निकालता है। यहाँ पर ताकाओ हर एक चीज को सही से नोटिस कर रही थी। दूसरी ओर उसे कुछ लोग भी देखने को मिलते हैं जो वहीं पर खड़े हुए थे। जिसके बाद कोतोरी एक जगह पर आकर अपनी कार को पार्क करता है। हम देखते हैं कि ताकाओ सीधा कार से बाहर निकलकर सड़क की ओर जाने लगती है। वो सीधा सड़क के दूसरी ओर आती है। कोतोरी भी उसके पीछे पीछे आता है। वो यहाँ एक कन्वीनियंस स्टोर के पास आई है क्योंकि यहाँ पर ये दोनों डिटेक्टिव खड़े हुए हैं। लंबू का नाम रियुया है और छोटू का नाम किमियासु। और ताकाओ इन्हें पहले से जानती है क्योंकि वो पहले भी इनकी काफी मदद कर चुकी है। किमियासु कहता है, तो डॉक्टर ताकाओ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ताकाओ कहती है, जो तुम कर रहे हो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कि आखिर क्यों उस लड़के का खून नीला था, और मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। लेकिन किमियासु कहता है, आखिर तुम क्या कह रही हो? हम तो यहाँ पर बस ऐसे ही घूम रहे हैं। ताकाओ कहती है, ओहो, एक स्पेशलिस्ट डिटेक्टिव ऐसे ही बिना किसी कारण के एक कन्वीनियंस स्टोर के बाहर घूम रहे हैं। मुझे बनाओ मत, मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर ये पता लगाने के लिए आए हो कि उस आदमी का खून हुआ है। किमियासु कहता है, शायद तुमने सही कहा, लेकिन मैं यहाँ तुम्हें कुछ बताने वाला नहीं हूँ जब तक कि तुम मुझे कुछ ना बताओ। अगर तुम मुझे कुछ जानकारी देती हो तो हो सकता है कि मेरी जुबान फिसल जाए और मैं तुम्हें कुछ बता दूं। जिसके बाद ये दोनों ही बिल्कुल एक जैसा हंसते हैं और ताकाओ कहती है, मेरे पास जो सबसे अच्छी जानकारी है मैं तुम्हें वो देती हूँ, चलो मेरे पीछे आओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि ताकाओ इन सभी को अपने पीछे एक पार्क की ओर ले जाने लगती है, द कुरुमे लेक पार्क। और इससे थोड़ी ही आगे म्यूजियम है और ये जगह काफी फेमस है।
इस जगह को पिछले 3 महीनों से रीमॉडल किया जा रहा है और कल इसकी ओपनिंग है। और जहाँ पर उस लड़के की बॉडी मिली थी वो कंस्ट्रक्शन साइट इस जगह पर मौजूद म्यूजियम के बिल्कुल पीछे है। और क्या तुम जानते हो कि आखिर वो क्या था जिसने उस लड़के के पैर को उखाड़ दिया? उसे देखने पर साफ पता चल रहा था कि ये काम किसी जानवर का है। डिटेक्टिव रियुआ कहते हैं, हम ये बात 100% श्योर होकर नहीं कह सकते क्योंकि अभी कुछ रिपोर्ट्स आना बाकी है, लेकिन हाँ हो सकता है कि इस बड़ी सी जगह पर कुछ कुत्ते हों। लेकिन कोतोरी कहता है, मुझे नहीं लगता कि कोई कुत्ता किसी इंसान के पैर को उखाड़ पाएगा और आज के टाइम पर ऐसा कोई जानवर नहीं है जिसका जबड़ा इतना बड़ा हो कि वो इंसान के पैर को उखाड़ दे। ताकाओ कहती है, लेकिन मैं एक ऐसे क्रिएचर को जानती हूँ जिसका जबड़ा इतना बड़ा है और मैं अभी तुम्हें उसी तक लेकर जा रही हूँ। जो सुन ये तीनों हैरान हो जाते हैं और इसके बाद ताकाओ आगे बढ़ते हुए बताती है कि वो लैरा मीडिया नाम के आइलैंड कॉन्टिनेंट में मास्ट्रिक्टियन एज में रहता था। कितनी अजीब बात है ना, आज से लगभग 66 मिलियन ईयर्स अगो वो जानवर इसी धरती पर दौड़ता होगा और इस वक्त वो जानवर हमारी आंखों के सामने है। यही है वो जिसने उस लड़के के पैर को अपने जबड़े से उखाड़ दिया, द टीरानोसोरस रेक्स। क्या ये काम एक डायनासोर का है जो आज से 66 मिलियन साल पहले जिंदा था? अगले सीन में